दोस्तों, सुबह करीब 6 बजे हुए थे। 6 बजे के आसपास का वक्त था और एक 19 साल का लड़का था। वह अपने ही गोदाम में काम कर रहा था और वह बहुत तेज आवाज़ में गाना भी बजा रहा था। और वह जो लड़का था वह लगातार लकड़ी काट रहा था, यानी कि वह पलाई काटने का काम कर रहा था। और इसी बीच जो उस लड़के की माँ थी वह उसे लड़के को आवाज़ लगाती है। उस लड़के को एक बार उसकी माँ ने आवाज़ दी, 2 बार आवाज़ दी, 3 बार आवाज़ दी, लेकिन उस लड़के को जो उसकी माँ आवाज़ दे रही थी वह उस लड़के को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर तेज़ आवाज़ में तो साउंड बज रहा था और वह जो लकड़ी काट रहा था, पलाई काटने का वह काम कर रहा था, उसकी जो मशीन चल रही थी उसकी भी आवाज़ आ रही थी। इस वजह से उस लड़के को सुनाई भी नहीं देता है उसकी माँ आवाज़ दे रही थी। फिर उस लड़के की जो माँ थी वह 5वीं 6ठी बार आवाज़ लगाती है, तो फिर उस लड़के के कानों में उस माँ की आवाज़ पहुँचती है। फिर वह जो लड़का है वह बहुत तेज से चीखता है और चिल्लाता है। वह लड़का अपनी माँ से बोलता है कि जब भी मैं अपना काम कर रहा हूँ तो तुम बार बार में बीच में आ जाती हो। जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से काम करना चाहता हूँ, जब भी मैं अपना प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ तो तुम बीच में आकर रोकती हो, टोकती हो और बार बार मुझे बीच में आके परेशान करती हो। जो मेरा काम कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, वह बीच में, तुम्हारे बीच में आने से मेरा काम है वह बीच में भंग हो जाता है। फिर जो उस लड़की की माँ थी वह उस लड़के से बोलती है कि बेटा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो सुबह के 6 बजे हैं, एक तो तुम इतनी तेज आवाज़ से साउंड बजा रहे हो और तुम ये लकड़ियाँ काट रहे हो, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तो फिर वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ और मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ वह काम मुझे तुम करने दो। और फिर वह लड़का अपनी माँ से कहता है, वह जो लड़की की माँ थी वह कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि तुम जा तो रही हो, लेकिन यहाँ पर किसी को भी मत आने देना, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई जो मेरा ज़रूरी प्रोजेक्ट है वह कर रहा हूँ, किसी को भी यहाँ पर मत आने देना। तो फिर वह महिला जो उस लड़की की माँ थी वह वहाँ से चला जाता है और लगभग ये 5-6 घंटे के बाद में अपना काम है वह पूरा कर लेता है। और वह इसी 5-6 घंटे के अंदर 5 जो ताबुक थे वह तैयार करता है। और सिर्फ 5 ताबुक, और जो उसने जो 5 ताबूत तैयार किए थे, उन 5 ताबूतों को तैयार करने का उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि इन 5 ताबूतों में अलग अलग 5 लाशें थी वह इसमें डालनी है। और फिर उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया। उन 5 ताबूतों में उस व्यक्ति ने 5 अलग अलग जो लाशें थी वह पैक कर देता है। और पैक करने के बाद, लेकिन जब वह उसमें पैक कर देता है तो लगभग 4 महीने के बाद एक जो लाश थी वह अचानक ही उस ताबूत से बाहर निकल आती है। और फिर यह जो मामला है, यह पूरी कहानी है, यह पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। फिर जब ये कहानी जब सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को आखिरकार हैरान थे और उस पूरे प्रदेश में इस कहानी पर चर्चा में था कि आखिरकार इस 19 साल के लड़के ने ऐसी कौन सी वजह थी जो अलग अलग इस 5 जो लाशें थी उनको ताबूतों में पैक किया। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे और उसने कत्ल क्यों किए थे और उस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी और आखिरकार वह जो लड़का था वह पकड़ा कैसे जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है पश्चिमी बंगाल की है और पश्चिमी बंगाल का ही एक जिला लगता है मालदा। और दरअसल मालदह जिले का सत्र अदालत में न्यायाधीश होता है येसु बनर्जी, जो 17 मई 2025 को 23 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आसिफ मोहम्मद होता है, उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। और वह कहता है कि इसे तब तक फांसी के फंदे के ऊपर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। और फिर सोशल मीडिया हो और जो ये मीडिया रिपोर्टर वाले थे यह उस बात की तक पर लगाए हुए बैठे थे कि ये जो आज जज साहब ने जो फैसला लिया है, आज का जो केस था, जब ये केस हुआ था तो उस समय यह इस प्रदेश में बहुत चर्चा का केस था। तो मीडिया कर्मी इस केस की राह तक रहे थे कि ये कब जज साहब इस जो केस का फैसला था वह सुनाएंगे।
और आज की इस कहानी को लेकर दुनिया वो सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और जो ये कहानी है इसकी हम शुरू से लेकर बात करते हैं तो यह तारीख थी 28 फरवरी 2021, लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास का समय था। और मालदा सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है और उस गांव का नाम है 16 माइल। और दरअसल हम 16 माइल में ही एक बड़ा सा घर है और इस घर के पास में ही एक दो बड़े बड़े गोदाम हैं। और इस घर में कुल 6 सदस्य रहते हैं, जिसमें जिसका पिता है वह है, पिता का नाम जावेद है और माँ है, माँ का नाम है इरा बीबी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है और पिता की उम्र है वह 50 साल के आसपास है। और एक इनके घर में बूढ़ी दादी है जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास है और उसका नाम है अलिक जान बीवी। और एक बहन है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है और नाम उसका आरिफा खातून है। और एक बड़ा भाई है जिसका नाम है आरिफ मोहम्मद और उसकी उम्र 21 साल होती है। और एक छोटा भाई होता है आसिफ, जिसकी उम्र 19 साल होती है। और यह लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास का समय था। और इस घर में जो माँ थी वह सभी सदस्यों को आवाज लगाती है कि जो आ जाओ, सभी लोग खाना खा लो, ड्राइंग रूम में टेबल के ऊपर खाना तैयार है। जब माँ लगातार यह आवाज लगा रही थी तो आवाज लगाने के बाद आखिरकार पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वह आ जाते हैं। एक तरफ माँ है वह खाना लगा रही थी और दूसरी तरफ जो छोटा भाई था वह फ्रिज से जूस की बोतल निकालता है। और जूस की बोतल निकालने के बाद वह अपने कमरे में जाता है और जो वह जूस की जो बोतल है वह कमरे के अंदर लेकर जाता है तो उसके पास जो लगभग 20 गोलियां बताई जाती है नींद की गोलियां थी। और वह जो सभी की सभी गोलियां थी वह सभी की सभी गोलियां उस बोतल के अंदर डाल देता है। और वह ये गोलियां उस बोतल में डालने के बाद उस बोतल को हिलाता है और हिलाने के बाद वह कहता है कि यह जो ठंडा है जो जूस है यह अभी थोड़ा सा गर्म है और इसको मैं फ्रीज में रख देता हूँ और हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हम ये जूस पियेंगे। और फिर जो छोटा भाई है वह अपने बड़े भाई को आदेश देता है कि ये जो मैंने फ्रिज में जूस रखा है वह आप सभी लोगों को पी लो, क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा लेट खाना खाने के लिए बैठा हूँ, तो मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ, मेरे लिए तो थोड़ा सा छोड़ देना और आप सभी ऐसा करो कि आप सभी लोग हैं वह जूस पी लो। और फिर जो बड़ा भाई है वह ठीक वैसे ही करता है, वह फ्रिज के पास जाता है, फ्रिज में जो जूस पड़ा हुआ था वह निकालता है बाहर और वह 6 गिलास के हिस्सों में उस जो जूस को वह बांटता है। और जैसे ही वो 6वें गिलास में वह जो बड़ा भाई था वह डालता तो फिर वह छोटा भाई बोलता है कि मेरे लिए तो थोड़ा ही निकालना और आप सब लोग है वह अपने हिसाब से पी लो। और फिर जो सभी लोग थे वह अपना अपना जूस पीते हैं। और फिर जो छोटा भाई था वह अपना गिलास था जूस का वह उठाता है और उठाकर वह सीधा गोदाम में जाता है। और फिर वह अपना जो फोन है गोदाम में जाने के बाद वह अपने फोन पर जो इंग्लिश मूवियाँ थी वह लगाता है और लगाने के बाद वह अपने कानों में लीड लगाता है और जो इंग्लिश मूवी होती हैं वह उन्हें देखकर कुछ अपना जो वक्त था वह बिता रहा था। और थोड़े समय के बाद वह घर लौटता है तो वह देखता है कि जो उसकी अम्मी अब्बू दादी भाई बहन सब थे वह जो डाइनिंग टेबल थी उसी के आसपास सभी के सभी लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। और वह देखता है कि ये सभी लोग हैं, ये सभी एक दूसरे के जैसे कि विरुद्ध करने की हालत में नहीं है। और फिर वह घर से दौड़ता है, घर से दौड़ता हुआ वह वापस गोदाम में जाता है और वह वापस गोदाम में इसलिए जाता है कि वह सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो उसने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था और जो उसका प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में उसने 5 ताबुक बनाए थे। और वह ताबुक वह उसके प्रोजेक्ट बनाने के लिए वह बाजार से लकड़ी खरीद कर लेकर आया था, पॉलीथीन खरीद कर लेकर आया था। और वह उस ताबुक में एक ऊपर सुराख भी बनाया था जिससे कि उसमें पानी भर सके और उसने नीचे पॉलीथीन भी लगाई थी ताकि उस पानी को ताबुक के अंदर रोक सके। और फिर वह गोदाम में जाने के बाद वह फिर से घर पर आता है और घर पर आकर वह गुस्से में सबसे पहले तो वह वहां कर खड़ा होता है और खड़ा होकर वह देखता है कि मैं सबसे पहले किसको लेकर जाऊं। फिर वह अपना जो पिता है उस पिता की ओर देखता है और उसे देखते हुए वह मन ही मन गुदगुदा रहा था कि तुम मेरे ऊपर बहुत चीखते हो, बहुत चिल्लाते हो, आखिरकार मैं सबसे पहले तुम्हें ही लेकर जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि आज तुम मेरे ऊपर कितना चीखते हो, कितना चिल्लाते हो। और वह अपने जो अब्बू था उस अब्बू को घसीटता हुआ सीधे अपने गोदाम की तरफ लेकर जाता है और उस ताबुक के पास ले जाता है।
और ताबू के पास ले जाने के बाद उसने देखा कि ये तो बेहोश है, अगर इसे होश आया तो यह शायद विरुद्ध कर सकता है। इसीलिए उसने अपने पिता के हाथ बांधे, पैर बांधे और मुंह पर टेप लगाई। और उसके मुंह पर टेप इसलिए लगाई ताकि वह चीख ना सके, चिल्ला ना सके। और जो उसने जो ताबुक थे वह पांचों के पांचों ताबुक थे वह पहले से ही तैयार कर चुके था और उसमें जो पॉलीथीन थी वह भी वह लगा चुका था। और फिर वह अपने जो पिता था उस पिता को उस ताबुक में डालता है। ताबुक में डालने के बाद वह उसके ऊपर कील लगा देता है। कील लगाने के बाद वह उसमें पानी डालता है। वह पानी डालकर देखता है कि कहीं इसके अंदर से जो पानी है वह बाहर निकल तो नहीं रहा है, लेकिन वह देखता है कि पानी इसमें कुछ थोड़ा बहुत ही निकलता है। फिर वह वहां से जाता है और फिर वह घर में वापस जाता है। और घर में जाने के बाद वह अपनी माँ को उठाकर लेकर आता है। वह कहता है कि अम्मी, आप अब्बू के पास लेटोगे तो बहुत अच्छे लगोगे, इसीलिए चलिए आपको भी मैं अपने अब्बू के पास लेकर चलता हूँ। और फिर जैसे ही ठीक उसने अपने अब्बू को उस ताबुक में पैक किया था, वैसे ही ठीक उसने अपनी अम्मी को भी उसी ताबुक में पैक कर दिया। और पैक करने के बाद उसको भी ढक देता है और ढकने के बाद उसके अंदर भी वह पानी छोड़ देता है। और उसने अब जो उसकी अम्मी थी उसके जो हाथ पैर थे उनको भी टेप से बांध देता है और जो मुंह था उसके ऊपर भी टेप लगा देता है ताकि उसे होश आए तो भी वह विरुद्ध नहीं कर पाए। और फिर वह फिर से घर जाता है और घर जाकर अपनी बहन को उठाकर लेकर आता है और बहन से बोलते हुए लेकर आता है कि पिता ने तुम्हारी शादी के लिए 10 लाख रुपए थे वह इकट्ठे कर रखे थे। वह कहता है कि तुम तो अभी 15 साल की हुई हो, लेकिन जो पिता थे उसको तो तुम्हारी शादी की बहुत जल्दी थी, इसीलिए तुम्हारी शादी के लिए पिता तो बहुत रुपए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। और वह अपनी बहन से कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, तुम्हारी शादी तो अब कब्र के अंदर ही होगा। वह इस तरह की बातचीत थी वह अपनी बहन से करते हुए जो अपनी बहन की जो डेड बॉडी थी उसको घसीटते हुए उस ताबूत के पास लाता है। और फिर ठीक वैसे ही अपनी बहन को भी मुंह के ऊपर टेप लगा देता है, हाथ पैर पर टेप लगा देता है ताकि वह चीखे ना, चिल्लाए ना, और उसको भी उसी तरह ताबूत में बंद कर देता है। और बंद करने के बाद उसमें भी वैसे ही वह पानी छोड़ देता है। और फिर वह चौथी बार जाता है तो चौथी बार जो उसकी दादी थी उसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास थी और उसका शरीर था वह भी बहुत भारी था और दादी को उठाने में वह बहुत ही असमर्थ महसूस कर रहा था। और फिर उसने दिमाग लगाया, उसने अपने जो दादी थी उस दादी के जो पैरों में रस्सी थी वह डाली और रस्सी डालकर जैसे कि कंधे पर वह रस्सी डालकर इस तरह से खींच रहा कि जैसे कि कोई भारी वस्तु है वह रस्सी कंधे के ऊपर डालकर, और किसी भारी रस्सी को जैसे कि हम किसी भारी वस्तु को खींच रहे हैं रस्सी डालकर, उसी तरह वह अपनी दादी को रस्सी डालकर अपने कंधे के ऊपर से वह उसे घसीटता हुआ उस ताबूत के पास लेकर जाता है। और घसीटते हुए अपनी दादी को ताबूत के पास लेकर जाता है और फिर दादी के साथ भी ठीक वैसा ही करता है। वह हाथ पैरों को टेप से बांध देता है और मुंह के ऊपर भी टेप लगा देता है ताकि तो इसको भी होश आए तो वह विरुद्ध करने की हालत में नहीं रहे। उसको भी जैसे ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता और अम्मी और उसकी बहन को उसने ताबूत के अंदर पैक किया था वैसे ही अपनी दादी को भी पैक कर देता है। और इन सभी को ताबूत में बंद करने के बाद फिर आखिरकार जो उसका भाई था उसका नंबर आता है और जो उसके भाई की उम्र थी वह 21 साल की थी और इस लड़की की उम्र लगभग 19 साल थी और इन तीनों की उम्र में लगभग 3 साल का अंतर था। और वह यह सब काम करते करते वह थक जाता है और आखिरकार आखिरी जो डेड बॉडी थी वह उसके भाई की बची थी। वह डेड बॉडी तो कैसे समझे क्योंकि वह बेहोश ही था और वह अपने भाई को भी जो मजबूत था शरीर से और वह उसे उम्र में भी बड़ा था और वह शरीर का भी हष्ट पुष्ट था, इसीलिए उसको भाई को ले जाने में भी उसको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और फिर भी वह अपने भाई को वो ले जाता है उस ताबूत के पास और इतने सबको उस ताबूत के पास लाने, इतना सारा काम करने में उसे ज्यादा समय भी लगा हुआ और थोड़ा सा उसे थकान भी हुई है, इसीलिए वह अपने भाई को टेप भी नहीं लगाता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने भाई को भी वह उस ताबूत में डाल देता है। और साथ ही वह अपना जो बड़ा भाई था उसकी पिटाई भी कर रहा था और उसे पिटाई करते करते ये भी बोल रहा था कि आज तक जो इस घर में मुझे जो भी सुनने को मिला है वह तुम्हारी वजह से मुझे सुनने को मिला है। और फिर उस भाई को भी वह वैसे ही पैक कर देता है जैसे उसने अपने पिता, दादी, माँ, अम्मी और बहन को किया था। और वह इन सब को पैक करने के बाद सभी के जो ताबूत थे उनमें सभी में पानी छोड़ देता है। और यह सब करते करते उसे शाम के 7 बज जाते हैं लगभग। और यह 28 फरवरी 2021 के वाकया है जब शाम के 7 बज जाते हैं।
और फिर वह शाम के कोने में, एक कोने में इतना काम करने के बाद वह शाम के एक कोने में बैठा हुआ था और वह थका हुआ सा महसूस कर रहा था और एक कोने में बैठा हुआ वह कुछ खा पी रहा था। तो उसे खा पी रहा था तो उसी समय जो एक ताबुक था वह हिलने डुलने लग जाता है। तो उसने देखा कि यह जो एक ताबुक है यह ऐसे कैसे हरकत कर रहा है, और वह यह ताबुक खोलने से पहले वह घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर वह पिस्तौल लेकर आता है। पिस्तौल लेकर वह इसलिए लेकर आता है क्योंकि जो सामने वाला था वह जो उसका जो विरुद्ध भी करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। और जो उसके भाई का ताबुक था वह हिल रहा था। जैसे ही फिर उसने ताबुक खोला और फिर वह उससे जब ताबू खोलता है तो उसका भाई था वह उसे कुछ रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वह उससे बातों में उलझा लेता है। और वह रिक्वेस्ट करते करते जो उसके हाथों पर टेप लगी हुई थी वह पूरी ताकत के साथ जोर से उस टेप को खोलने की कोशिश करता है। तो वह टेप है वह खुल जाती है और फिर वह उठ खड़ा होता है और वह कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या दिया था जिससे कि सभी के सभी लोग बेहोश हो गए थे। और वह जो छोटा भाई था वह मंद ही मंद बुदबुदाता हुआ कहता है कि आज तक जो घर में सब कुछ हुआ था वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था और मेरे ऊपर, मेरे साथ जो भी गलत हो रहा था इस घर में वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा था। और जो बड़ा भाई था वह इन सब बातों में उसे उलझाकर और फिर इसे जोर से धक्का देता है। धक्का देने के बाद वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता तो उसके हाथ से जो पिस्तौल थी वह छूट जाती है। और जैसे ही बड़ा भाई उसे पिस्तौल छीनता है, पिस्तौल छीनने के बाद जैसे ही उसने कुछ करने की कोशिश की तो जो छोटा भाई है वह उसे कहता है कि जो अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। तो फिर जो बड़ा भाई है वह बोलता है कि तुम क्या कर सकते हो। तो वह उसे बताता है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो बड़ा भाई है उसकी एक गर्लफ्रेंड, उसका नाम सुल्ताना, और सुल्ताना उसके घर पर आई थी थोड़े दिन पहले और उसके साथ जो आपत्तिजनक स्थिति में थी, उसने न्यूड अवस्था में थी। तो उसने मौका पाते ही उन दोनों का वीडियो बना लिया और वह कहता है कि जो तुम्हारी ये न्यूड वीडियो है यह मैं अलग अलग ग्रुप में इसे अपलोड कर दूंगा और तुम्हारा जो चेहरा है यह कहीं दिखाने के लायक नहीं है। आखिरकार जो बड़ा भाई था वह जो पिस्तौल थी वह उसे वापस दे देता है और फिर जो छोटा भाई है वह बड़े भाई से कहता है कि तुम जितने जल्दी हो सको यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर जो छोटा भाई है वह बड़े भाई को 20,000 रुपए देता है और तब तक रात के 9 बज चुके थे और वह अपने बड़े भाई को 20,000 रुपए देता है और कहता है कि तुम इस घर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ। और फिर जो उसका बड़ा भाई था वह यहाँ से चला जाता है और डर के मारे। और फिर जो छोटा भाई था आसिफ वह सोचता है कि अब मैं इन ताबूतों का क्या करूँ। जो बड़ा भाई था वह गुस्से के मारे सभी के ताबूत थे, उन सभी के ढक्कन थे वह खोल चुका था। फिर जो इसका जो गोदाम था, इस गोदाम के अंदर इसे पहले तो इसके दिमाग में प्रेशर आता कि जब मैं ये डेड बॉडी थे इन सभी को कहाँ पर ठिकाने लगाऊं। फिर जो इसने अपना ही जो गोदाम था उस गोदाम में लगभग 6 फुट गहरा एक खड्डा खोदता है और लगभग वह 12 फीट चौड़ा होता है। और ऐसा उसे यह जो गड्ढा खोदा था, यह गड्ढा खोदते खोदते उसे लगभग सुबह के 4 बज जाते हैं। यह 1 मार्च 2021 की सुबह 4 बजे के आसपास का वाक़या है। और यहाँ इस गोदाम से सुबह के 4 बजे बहुत तेज गानों की आवाज आ रही थी और वह गड्ढा खोद रहा था। घंटों तक लगातार वह गड्ढा खोद रहा था और जो अड़ोसी पड़ोसी थे वह कभी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि इस घर से और इस गोदाम से हमेशा तेज गानों की आवाज थी वह आया ही करती थी और इस गोदाम में हमेशा तेज आवाज में ही साउंड बजा करता था। इसीलिए पड़ोसियों को कोई मतलब नहीं था और इस बात की किसी को खबर भी नहीं थी। और फिर जो 19 साल का वह लड़का था उसने अपने पिता, अपनी अम्मी, दादी और बहन की जो डेड बॉडी थी उन सभी को 6 फुट जो गहरा गड्ढा था उसमें दफनाकर एकदम से वह ऊपर से क्लीन कर देता है। और फिर सुबह के 9 बज जाते हैं। पड़ोस में एक रहने वाला व्यक्ति होता है नौशाद। वह व्यक्ति वह घर पर बार बार नॉक कर रहा था लेकिन घर का दरवाजा में आवाज लगा रहा था, लेकिन यहाँ से न तो कोई अंदर से आवाज आ रही थी और न ही कोई दरवाजा खोल रहा था। और फिर जैसे ये पड़ोसी था यह आवाज लगा रहा था तो यह लड़का गुस्से में चीखता चिल्लाता हुआ उस व्यक्ति के ऊपर आता है कि तुम्हारे क्या दिक्कत है, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ पर हैं, हमें उनसे बात करनी है। तो वह लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी अम्मी और अब्बू तो अमेरिका चले गए हैं। और जो इस लड़के की जो अम्मी थी वह कुछ दिन पहले इस पड़ोसी को टिकट भी दिखाई थी कि हम लोग अमेरिका जाएंगे घूमने के लिए।
और वह लड़का कहता है कि मैं 6 महीने बाद अमेरिका जाऊंगा, और इस लड़के को छोड़कर सभी घर वाले थे वही अमेरिका जाने वाले थे। उस महिला ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। और मेरे जो मम्मी पापा हैं वह अभी प्लेन में हैं, और अमेरिका पहुंचने के बाद मैं तुम्हें उनसे कॉल पर बात करवा दूंगा, तुम जितना चाहो उतनी उनसे बात कर सकते हो। उस लड़के ने इस पड़ोसी को ऐसे बात कहकर उससे पीछा छुड़वाया था। और फिर इस लड़के का जो पड़ोसी था वह सोचता है कि ये कैसा लड़का है। फिर इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस लड़के का सभी के साथ ऐसा ही यह लड़का बर्ताव करता था। और यह कहता है कि ये लड़का, इस जो पड़ोसी था, इससे यह भी कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर यह पड़ोसी ये चला जाता है। फिर जो इस लड़के का जो बड़ा भाई था आसिफ, उस आसिफ के पास 1 हफ्ते बाद इस लड़के का फ़ोन पहुँचता है, और वह अपने भाई से कहता है कि तुम बिल्कुल शांत रहना, तुमने कोई चालाकी की तो जो तुम्हारी वीडियो है वह मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और जो इस लड़के के पास थे वह 20,000 रुपये इसने दिए थे, वह लगभग 17 दिन के बाद वह पैसे थे वह ख़त्म हो जाते हैं। और फिर इस लड़के ने, जो झारखंड में उसका मामा है, झारखंड में बर है रब्बा एक जगह लगती है, वहीं पर शीश मोहम्मद इसका मामा है, उस मामा को यह फ़ोन करता है और अपने मामा से आरिफ को फ़ोन करते हुए वह कहता है कि मामा अगर, और अपने मामा से कहता है कि मामा मैं कुछ दिन के लिए आपके घर पर आ सकता हूं। तो फिर मामा कहता है कि अरे बेटा, ये कैसे पूछने वाली बात है, तुम मेरे घर पर बिना पूछे भी आ सकते हो और अपने घर वालों को भी साथ लेकर आ सकते हो। लेकिन आरिफ वहां पर पहुंच तो जाता है, लेकिन आरिफ एकदम से शांत सा, बुझा हुआ सा रहता है वहां पर। तो फिर जो 4 दिन के बाद जो इसका मामा था वह देखता है कि जो ये आरिफ है ये बहुत ही गुमसुम सा, शांत सा, बुझा बुझा सा रहता है। तो फिर इस जो आरिफ का मामा है वह आखिरकार इसे पूछ लेता है कि यार आखिरकार बात क्या है, जो तुम्हारी अम्मी है उसका नंबर भी बंद आ रहा है, अब्बू का भी नंबर बंद आ रहा है, घर में किसी से भी तुम्हारी बात नहीं हो रहा है, आखिरकार बात क्या है। तो आरिफ इसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जब मैं घर पे गया था तो घर पे ताला लगा हुआ था। और फिर जो इसके मामा की जिज्ञासा थी वह कम नहीं होती है। जो मामा है वह उसकी जो छोटा भाई था उसे फ़ोन लगाता है और उसे कहता है कि यार क्या बात है, तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात नहीं हो रही है, आप हमें उनसे बात करवा दीजिए। तो वह जो छोटे वाला भाई था उसका, वह उससे मामा को भी बहुत डांटता फटकारता हुआ कहता कि क्या तुम्हें पता नहीं है, वह अमेरिका चले गए हैं और वहाँ अमेरिका जाने के बाद आप उनसे बात कर लेना। और उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा ही अकड़ू टाइप का स्वभाव था, इसीलिए जो उसके मामा को भी वह डांट देता है। और यह लड़का अपने मामा से कहता है कि मुझे बिल्कुल परेशान करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अमेरिका जाने के बाद उनसे बात कर लेना। फिर ये लड़का वहीं पास में एक होटल है, उस होटल में फ़ोन करता है और ये कहता है कि मेरे अम्मी अब्बू और मेरे घर वाले, फैमिली वाले, वह सभी अमेरिका गए हुए हैं और आप मेरे लिए दोनों समय का, सुबह का और शाम का खाना भेज देना, और आप पैसे की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं पैसे आपके टाइम पर दे दूंगा। और होटल वाले ठीक वैसे ही कहते हैं, इसे सुबह हो शाम हो इसे टाइम पर खाना भेज देते हैं और उन होटल वालों को भी जो पैसे थे वह समय पर मिल जाते हैं। और फिर ऐसे ही करते करते 3-3.5 महीने का समय था वह बीत जाता है। फिर जो ये लड़का था, इस जो शीश मोहम्मद, यह अपने मामा को, जो झारखंड के बरवाह की एक जगह लगती है, वहां पर अपने मामा को फ़ोन करता है और वह कहता है कि मामा, हमने जो घर बनाया था उस समय आपसे 2,80,000 रुपये उधार लिए थे, आप ऐसा करो, आप आओ और वह पैसे लेकर चले जाओ। मामा ने सोचा कि अगर ठीक है, मुझे तो मेरे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है मैं अपने पैसे ले आता हूँ। और फिर जो इस लड़के का मामा था शीश मोहम्मद, यह 3-4 दिन के बाद वहां पैसे लेने के लिए जाता है और जैसे ही वह घर पर जाता है, दरवाजे को नॉक करता है तो वह पूछता है कि कौन। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ शीश मोहम्मद। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें 3-4 दिन पहले फ़ोन किया था, तब तो तुम पैसे लेने आए नहीं, अब तुम पैसे लेने कैसे आए, अब पैसे नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ। यह लड़का अपने मामे से ऐसा बर्ताव करता है। तो फिर जो इसका मामा, वह कहता है कि अरे भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, जब मैंने तुमसे फ़ोन पर बात की तब भी तुमने सही से बात नहीं की, और अब मैं घर पर आया हूं तब भी तुम ऐसे ही बात कर रहे हो, और तुमने मेरे से फोन पर भी सही से बात नहीं की। और उस लड़के ने अपने मामा से कहा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ और जब मैं अगली बार तुम्हें फोन करूँ तो तुम पैसे लेने के लिए आना। और कहा, उसने, लड़के ने अपने मामा से यह भी कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कितना खतरनाक लड़का हूँ। तो उस लड़के ने अपने मामा से ऐसी बात कही तो उस मामा को भी बहुत अजीब लगा उस दिन कि यार कैसी बात कर रहा है ये। और फिर यह सब बात थी जो पड़ोसी नौशाद था वह सुन रहा था, क्योंकि उस दिन नौशाद के लिए भी यह दरवाज़ा नहीं खुला था और आज जो मामा था उसके लिए भी यह दरवाज़ा नहीं खुला था।
और फिर वह जो पड़ोसी है वह उससे बात करता है। पड़ोसी बोलता है कि ये पता नहीं क्या हो रही है, आजकल घर में ही रहता है, बुझा बुझा सा रहता है, घर का दरवाजा भी नहीं खोलता है। फिर जो इस लड़के का मामा था वह सीधा यहाँ से घर चला जाता है और घर जाने के बाद जो इसका बड़ा भांजा था आरिफ, आरिफ से पूछता है कि मुझे आखिरकार बात क्या है, तुम मुझे सच सच पूरी बात बताओ। और फिर इस मामा ने आरिफ से कई बार पूछा तो आखिरकार जो आरिफ है वह टूट जाता है और आरिफ कहता है कि यह इसका मामा है आरिफ का, वह मामा पूछता है कि आखिरकार लगभग 3.5 महीने बीत गए हैं, तुम्हारे अम्मी अब्बू से भी कोई बात नहीं हो रही है, आखिरकार बात क्या है, तुम सच सच पूरी बात बताओ। तो जो ये आरिफ है यह अपने मामा के आगे टूट जाता है। यह कहता है कि 28 फरवरी 2021 की यह बात है, अम्मी अब्बू बहन और दादी। और फिर यह सब बात सुनने के बाद जो मामा था वह भी एकदम से सहम जाता है और वह सीधे पहुंच जाते हैं। एक थाना लगता है कालियाची थाने में वह पहुंच जाते हैं और कालियाची थाने में ही एक एसएचओ लगता है। एसएचओ था वहां पर, यह उससे बातचीत करते हैं कि कुछ ऐसा मामला है, हमें क्या करना चाहिए। और वह तारीख थी 19 जून 2021 के रात के लगभग 8 बजे के आसपास का समय था। और फिर पुलिस ने सारा मामला जानने के बाद इस पे एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद यह उस गांव में जाते हैं जो ये 16 माइन गांव है, उस गांव में जाते हैं और उस घर को चारों तरफ से ये पुलिस वाले घेर लेते हैं। घेरने के बाद यह आवाज लगाते हैं उस लड़के को कि तुम घर से बाहर आओ। और फिर वह लड़का है वह दरवाजा नहीं खोलता है और फिर उस पुलिस वाले हैं वह दरवाजे को तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं और उस लड़के को पकड़ते हैं। फिर उस लड़के से पूछते हैं कि जो तुम्हारे घर वाले हैं हमें सीधा सीधा बताओ कि तुम्हारे घर वाले कहाँ पर हैं। जैसे कि सभी अपराधी शुरू में तो इधर उधर की बातें बनाते हैं, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ताई से पूछताछ करती है तो और फिर वह बताता है कि मैंने तो उन्हें मार कर दफना दिया है। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार उन्हें दफनाया कहाँ पर है, तो वह गोदाम में बताता है कि मैंने उन लोगों को यहाँ पर दफनाया है। और फिर पुलिस वाले वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं, कई मजदूरों की हेल्प लेते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद और पुलिस ने कई देर गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को कुछ वहां पर हाथ नहीं लग रहा था। फिर पुलिस ने उस लड़के से फिर से सख्ताई से पूछताछ की। पुलिस ने कहा कि अगर तुमने अब की बार हमें सही जगह नहीं बताई तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर और तुम्हें गोली मार देंगे। तो वह लड़का है वह टूट जाता है और फिर पुलिस को बताता है कि यहाँ पर सही जगह, यहाँ पर आप गड्ढा खोदिए, मैंने मेरे सभी घर वालों को यहाँ पर दफनाया है। और फिर जो पुलिस वाले हैं वह उस लड़के की बताई हुई जगह पर वह गड्ढा खोदते हैं। और फिर जब पुलिस वहां पर गड्ढा खोदती है तो उन चारों की जो लाशें थी, लगभग 6 फीट का ये गड्ढा खोदते हैं। 6 फीट का गड्ढा खोदने के बाद जो उनकी लाशें थी वह वहां पर मिल जाते थे, लेकिन जो लाशें थी वह तो 3-3.5 महीने का समय बीत गया था, वह तो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। उनका सिर्फ कंकाल था, वही उन लोगों को मिला था पुलिस वालों को। और फिर डीएनए सैंपल के माध्यम से पता चलता है कि जो ये लाशें थी यह उसकी अम्मी अब्बू बहन और दादी की लाशें थी। और इन सब के बाद उसे पूछा जाता है कि तुमने यह सब क्यों किया। तो वह कहता है कि मुझे अपने घर में ही कुछ ही काम के लिए जिद्दाबाजी करनी पड़ती थी, क्योंकि दरअसल जब भी मैं कोई काम करता था तो मैं हाई सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई की थी और उसके बाद मैंने एक कोर्स किया था और कोर्स करने के बाद मैं फ़ोन के ऊपर हमेशा ये सर्च करता रहता था। और फिर मैंने अपने पिता से क्या की बात की थी कि जो एक ओरेस्टिक एक कंपनी है उसमें मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और मैं उस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। और फिर ये अपने घर वालों से जिद्दी करता है। फिर जो इसका पिता है वह पैसे लेने से इसके साथ वह अपने पिता के साथ जिद्दी करता था। और फिर यह जो इसका पिता था वह जमीन बेचकर इसके लिए 23 लाख रुपए का इंतजाम कर देता है। और फिर जो इसका नासा जाने वाला प्लान था वह तो कैंसिल हो जाता है। और लेकिन ये इसके पास जो लैपटॉप, मोबाइल और कुछ अन्य चीज दिलवाने के लिए वह घर वाले थे वह मना कर देते हैं। तो यह एक बार तो घर भी छोड़कर चला गया था। और जो उसकी माँ है वह कहती है कि आखिरकार ये सब ये मांग रहा है, इसे दिला दो, नहीं पता नहीं ये क्या कर लेगा, ये घर छोड़कर निकल जाएगा या कुछ और कर लेगा। और इसी तरह कर कर उसने जो जमीन थी वह 23 लाख की उसने जमीन भी बिकवा दी थी। और जो गोदाम था इसी तरह जिद कर कर जो गोदाम अपने पिता के नाम पर था वह गोदाम भी वह अपने नाम पर करवा लेता है। और ऐसे ही वह अपने पिता और अम्मी के साथ जिद करता था और जिद कर 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 वह अपने घर वालों से अपना काम करवाता था। और जो उसके पिता थे उसने जो जमीन बेची थी उसमें से 10 लाख रुपए थे वह अलग रखते थे ताकि जो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो उसमें काम आएंगे।
और वह लड़का था, वह गोदाम में काम करता था तो उसे नींद नहीं आती थी। वह लड़का एक दिन अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू, मैं गोदाम में रहता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कुछ ऐसी दवाई दिला दीजिए जिससे मुझे मैं जब चाहूँ मुझे नींद आ जाए। तो फिर जो इसका अब्बू था वह इसे एक मेडिकल स्टोर पर लेकर जाता है और मेडिकल स्टोर वाले से बोलता है कि इसे रात को नींद नहीं आती है, आप इसे ऐसी दवाई, ये जब आपके पास आए दवाई लेने के लिए इसे नींद की दवाई दे देना ताकि इसे सो जाए यह रात को अच्छे से। फिर वह एक दिन उसी मेडिकल से वह भारी मात्रा में दवाई लेकर आ जाता है, गोलियां नींद की। और 28 फरवरी 2021 को जो उसने अपने परिवार को बेहोशी की गोलियां दी थी, आखिरकार जो गोलियां थी वह उसके पिता की मर्जी से पहले ही उसे मिलती थी। और फिर 26 अगस्त 2021 को मालदा सेशन हाई कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की जाती है। दोनों तरफ से वकील एक ही होता है और एक वकील होता है वो तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरा वकील था वह सभी तथ्यों को जोड़कर वह बताता है कि इसने कितना हीनियन क्राइम किया है। आखिरकार जो तारीख थी और आखिरकार 16 मई 2025 को इसे दोषी करार कर दिया जाता है और आसिफ को, और जो इस दोषी करार करने के बाद जो अगले दिन की तारीख होती है 17 मई 2025 को इसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका जाए तब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। और अभी जो ये लड़का है यह जो अभी फिलहाल यह मालदा जेल में है और अभी इंतजार है हाई कोर्ट में, इस मामले से लंबित है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाद यह राष्ट्रपति पर यह मामला अटका हुआ है और अभी तक इस मामले में फाइनल, और यह फाइल से यह राष्ट्रपति तक पहुंचेगी तब तक क्या पता इसकी उम्र 40 साल हो जाए या 50 साल हो जाए। और यह सब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश का कानून है वह कितने धीरे धीरे काम करता है। और वाकई में जैसे इस लड़के ने अपराध किया था, इस लड़के को कम से कम समय में इसे फांसी तो जरूर ही होनी चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि एक घिनौना काम करने वाले के लिए हमेशा सजा बुरी ही होती है। जब यह घटना हुई थी तो इस प्रदेश में लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार 19 साल के लड़के था वह इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। और फिर पता लगता है कि इस लड़के ने जो इंग्लिश मूवी थी वह देखी थी और उन मूवियों को देख देख कर यह अपने पूरे परिवार को वो मौत के घाट उतारने का क्रियाक्रम रचता है और अपने सभी परिवार वालों को यह मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।